आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित समकालीन लेखिकाओं में एक सुबोध चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कहानी पूस की एक रात ये भी। तो शुरू करते हैं कहानी। खोली में खटर पटर हुई तो फूली की नींद खुल गई। उन्नीते स्वर में बोली, अब आधी रात को क्या कर रहे हो? चुपचाप सो क्यों नहीं जाते? ना खुद सोएं ना औरन को सोने दें। गंगू फुसफुसा कर बोला, अरे भगवान तू चुपचाप सो जा, मैं जरा फ्लाईओवर तक जा रहा हूँ। अरे पर आधी रात को वहाँ क्या करने जा रहे हो? कितनी रात बीत चली है, 2-4 घंटा की बात और है, भुनसारे होने में कौन ज़्यादा टाइम है। अरे अभी 1-2 बजे होंगे, 2-3 घंटा जैसे बनेगी फ्लाईओवर के नीचे लेटा रहूँगा। आज शायद फिर भाग्य से कोई धन कुबेर आ जाए तो एक कंबल और मिल जाए। अभी पिछले हफ्ते ही तो लाए थे, क्या हुआ? अपने भाग में तो ये कथरी बदी है, सो चुपचाप ओढ़ के लेट रहो। खोली में ही जब दांत बज रहे हैं तो बाहर सोचो क्या हाल होगा। तू नहीं समझेगी औरत जात जो ठहरी। जब तक पेट की आग नहीं बुझेगी तब तक नींद भी कैसे आएगी। पिछले हफ्ते जो कंबल मिला था उसे बेचकर 2-4 दिन रोटी पानी का इंतज़ाम हो गया था। अब इन बूढ़े हाड़ों में इतनी ताकत तो बची नहीं कि मेहनत मजदूरी कर सके। एक तेरी मजूरी से कैसे काम चले? महंगाई तो आसमान छू रही है। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर ज़रूरी तो नहीं कि आज भी कोई दानवीर आ जाए और तुम्हें कंबल से ढाँप कर चला जाए। अब उम्मीद पर ही तो दुनिया टिकी है, अगर भाग्य अच्छा हुआ तो मिल जाएगा। एक कंबल कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। खोली में आकर कोई देने से रहा। कहते हुए गंगू ने अपनी चादर कसकर लपेटी और बाहर की ओर कदम बढ़ाए। तभी पीछे से फूली की आवाज़ आई, अरे अपनी कथरी तो लेते जाओ, खुले में देह अकड़ जाएगी। गंगू पलटा और हंसता हुआ बोला, बावली हुई है क्या? कथरी ओढ़कर लेटूंगा तो कौन को दया ममता जागेगी? ठंड में सिकुड़ा पड़ा दिखूंगा तभी कोई दयावान कंबल डालेगा। निराश होकर फूली बोली, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। गंगू ने बाहर की ओर कदम बढ़ाए। बाहर निकलते ही सर्द हवा के थपेड़ों से सामना हुआ। उसके मुंह से एक सीतकार निकल गई। पतली सी चादर को अपने इर्द गिर्द कसकर लपेटा, आगे बढ़ा। साथ में अपनी लठिया ले ली थी। सहारा भी थी, साथ ही कुत्तों से बचाव का साधन भी। अपनी गली के कुत्ते तो पहचानते हैं, पर दूसरे मोहल्ले के कुत्तों का क्या ठिकाना, कब झपट पड़े, पैर पकड़ ले। सर्दी अपने चरम पर थी। उसने टटोल कर बीड़ी का बंडल और माचिस निकाली। रुककर एक बीड़ी सुलगाई। कुछ तो ठंड भगाने में मदद करेगी। जोर से कश खींच लिया। इतना धुआं अंदर चला गया कि तेज खांसी आने लगी। संभलना मुश्किल हो गया। थोड़ी देर सड़क के किनारे बैठकर खांसता रहा, फिर हिम्मत करके उठा। रात के सन्नाटे में सड़क पर कोई नहीं दिख रहा था। कहीं कहीं अलाव की बुझी आंच दिख रही थी, जिसके आसपास कुत्ते दुबके हुए अपनी सर्दी भगाने का प्रयास कर रहे थे। मन में एक लालच आया, अलाव के पास बैठकर थोड़ी देर गरमाई ले ले, परंतु तुरंत उसने इस विचार को खारिज कर दिया। गर्मी लेने बैठ गया तो फिर नहीं उठा जाएगा। गंगू को अपना लक्ष्य कंबल में नजर आने लगा। उसने फ्लाईओवर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो जल्दी से जल्दी वहां जाकर लेट जाना चाहता था, पर क्या करे, ये बुढ़ापा भी कैसा दुखदाई है। जल्दी पैर ही नहीं उठते। बूढ़ी हड्डियां कपकपा रही थीं। लगता है आज के बाद अब सर्दी पड़ेगी ही नहीं। अपने आप से बातें करता गंगू आगे बढ़ता गया। जब अपनी गली से निकला था तो 2-4 कुत्तों ने कूं कूं करके अपनी उपस्थिति दर्शाई थी, पर साथ देने के लिए उठने की जहमत नहीं उठाई। घर से चलते समय जो उत्साह साथ था वो ठंड में कहीं जमता जा रहा था। मन दुविधा में फंस गया था। ठंड पीछे घर की ओर ढकेल रही थी तो ज़रूरत आगे की ओर। हृदय में एक आशा बलवती हो उठी थी। यदि आज भाग्य ने साथ दिया तो जरूर आज कोई ना कोई दानवीर जरूर उधर आ निकलेगा। 2-3 घंटों की ही तो बात है, किसी तरह भी काट ही लेगा। इच्छा विजयी हुई। गंगू के कदमों में दृढ़ता आ गई। फ्लाईओवर सामने दिखने लगा था। इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। चारों तरफ से खुला था, पर ऊपर से तो ढका था। वहीं दुपक कर लेट जाएगा। उसके जैसे 2-4 पहले से पड़े होंगे। पीछे से न जाने कहाँ से 2 कुत्ते निकल आए। पहले तो भूखे, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर साथ साथ चलने लगे। गंगू को भी अच्छा लगा। चलो, उसके अकेलेपन का साथी इस निर्जन रात्रि में कोई तो है।
उसने भी प्यार से उन्हें थपथपा कर आश्वस्त कर दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। एक ठिया पर आकर वे दोनों कुत्ते वहीं रुक गए। शायद उनकी सीमा वहीं तक थी, पर उसे अच्छा लगा कि इंसान नहीं तो कुत्ते ही उसका साथ देने वहां तक तो चले आए थे। फ्लाईओवर के नीचे 4-6 लोग पहले से घुटनों को पेट में घुसाए पड़े हुए थे। वो भी अपनी योजना के मुताबिक उन सबके बीच जगह बनाकर चुपचाप लेट गया। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। अब इन बूढ़ी हड्डियों में सर्दी सहने की ताव नहीं बची थी। बहुत जल्दी उसके दांत बजने लगे। जितना वो चादर को अपने इर्द गिर्द लपेटने की कोशिश करता, उतनी ही वो छोटी होती जा रही थी। पैर ढकता तो सिर खुल जाता। सिर ढकने की कवायद में पैर खुले जा रहे थे। बाकी जो व्यक्ति वहाँ लेटे थे, शायद सभी बेघर बार थे। उन्हें ऐसे खुले में सोने की आदत रही होगी, परंतु गंगू तो अपनी खोली छोड़कर आज फिर लालच में यहाँ आ गया था। पिछली बार इतनी ठंड नहीं थी, थोड़ी सी परेशानी हुई थी, पर झेल गया था। पर आज तो मरी हुई नानी याद आ रही है। हे भगवान, आज की ये रात किसी तरह निकल जाए, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। धीरे से उसने अपने कानों को हाथ लगाया और फिर मन ही मन बुदबुदा उठा, आज खाई सो खाई, आगे खाऊं राम दुहाई। पास लेटे लोगों में किसी किसी की नाक बज रही थी। उसे हैरानी हो रही थी कि इतनी भयानक सर्दी में कैसे कोई सो सकता है। अभी अभी घंटा घर ने 3 बजाए थे। सर्दी अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। घंटा बजकर समय के आगे बढ़ने की सूचना दे रहे थे, पर गंगू को लग रहा था कि जैसे समय उसके लिए ठहर गया था। उसे याद आने लगा, फूली ने तो उसे रोकने की कोशिश की थी, पर वही अपनी जिद पर चला आया। आज शायद उसका भाग्य ही खराब है। अब तक कोई भी दानी कंबल बांटने नहीं आया था। अब इन शहरों में नया चलन देखने को मिल रहा है। पहले दानी लोग मंदिरों में जाकर कंबल रजाई बांट दिया करते थे, पर धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि इस तरह सही ज़रूरतमंद लोग नहीं ले पाते हैं, तो एक नया तरीका निकाल लिया। आधी रात को गाड़ी में रखकर देने निकल पड़े। जो भी ठंड में सिकुड़ा दिखा, चुपचाप उस पर डाल कर चल दिए। ऐसा वे ही लोग करते हैं जो दान का दिखावा नहीं करना चाहते। उसकी देह अकड़ती जा रही है। मन कर रहा है किसी तरह उठकर किसी बुझे अलाव के पास ही चला जाए, पर अब उठने की हिम्मत बाकी नहीं बची। किसी तरह राम राम करके ये रात कट जाए। धीरे धीरे सर्दी का प्रकोप और बढ़ना शुरू हुआ। अब तो ये स्थिति गंगू के लिए असहनीय हो गई। धीरे धीरे नींद बेहोशी सी छाने लगी। उसकी चेतना सुन्न होने लगी और अतीत के गलियारों की परिक्रमा करने लगी, जिसके विषय में उसने न जाने कब से सोचना ही छोड़ दिया था। लगभग 75 बरस पुरानी दुनिया असंबद्ध तरीके से आंखों के आगे आकर नाचने लगी। उसकी दुनिया में थे 2 छोटे बच्चे, मुनुआ और लाली। उसने देखा दोनों गांव में खेतों की मुडेर पर भागते जा रहे हैं। वो आवाज़ देता उनका पीछा कर रहा है। वो ये दोनों खिलखिलाते भागे जा रहे हैं, साथ ही पीछे मुड़ मुड़ कर देखते जा रहे हैं और आवाज़ लगाते जा रहे हैं, हमें पकड़ो, हमें पकड़ो बाबू। वो हाथ बढ़ाता है, पर हाथ शून्य में लटका रह जाता है। दृश्य परिवर्तन होता है। फूली बहू बनकर दहलीज पर खड़ी है। औरतों का जमघट लगा है। हंसी ठिठोली हो रही है। उसकी बहन कुसुम दरवाज़ा रोके खड़ी है, हंसती है, हाथ फैलाकर कहती है, पहले हाथ पर नेक धरो भैया। धक्कम मुक्की हो रही है। तभी घूंघट में डरा सहमा सा फूली का चेहरा नजर आता है। तभी दिखता है वो शहर जा रहा है। फूली उसे रोकना चाह रही है, पर उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। वो उसे छोड़कर चला जाता है। तभी देखता है कि फूली दोनों बच्चों का हाथ थामे सामने खड़ी है। पूछती है, हम लोगों को किसके सहारे छोड़कर चले आए थे? सर्दी की वजह से लगता है जूड़ी चढ़ाई है। दांत बजने लगे हैं। अस्फुट स्वर में निकलता है, मुनुआ। पर मुनुआ तो कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ, याद आया, वो तो बरसों पहले उन्हें बेसहारा छोड़कर चला गया था। अब मुनुआ कहाँ है? एक बार नदी में दोस्तों के साथ नहाने क्या गया, लौट कर ही नहीं आया। 2 दिन बाद फूली हुई लाश उतराते हुए मिली थी। दिल पर पत्थर रखकर किसी तरह उसकी माँ को संभाला था, पर आड़े वक्त में तो याद आता ही है। आज वो होता तो गबरू जवान होता, उनके बुढ़ापे का सहारा। पर जिसकी तकदीर में भगवान ने दुख लिखकर भेजे हों, वो सुख की कामना करे भी तो कैसे? फूली फूली, आर्त स्वर में गंगू के मुंह से निकल रहा है, कैसे भी आके ले जा।
जानता हूँ तूने मुझे आने के लिए मना किया था, अब उसी का दंड भुगत रहा हूँ। अब की बार माफ़ कर दे। वादा ले, वादा ले, हमेशा तेरा कहा मानूंगा। फूली तक उसकी पुकार नहीं पहुँच रही है। आसपास लेटे लोग भी भला कहाँ सुन पा रहे हैं। घंटाघर के घंटे समय की सूचना देते रहे, पर गंगू के लिए वक्त वहीं ठहर गया था। उसकी देह अकड़ चुकी थी। एक कंबल की आस अधूरी रह गई, क्योंकि उस रात कोई भी दानवीर उस तरफ नहीं आया था। गंगू सर्दी गर्मी दोनों आपदाओं से सदा के लिए मुक्त होकर स्वर्ग आरोहण के लिए निकल चुका था। परिचय पत्र के नाम पर उसकी जेब में मिला एक बीड़ी का बंडल और माचिस, पास में रखी एक लाठी। सुबह होने पर पुलिस ने लाश को लावारिस करार देकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया था। ये भी पूस की एक रात थी। अभी आप सुन रहे थे गरीबी, अभाव और मजबूरी में जीने वाले गंगू की करुण कहानी पूस की एक और रात, जिसको लिखा था सुबोध चतुर्वेदी जी ने। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।